जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता है, राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और अंतिम लगभग 15 दिन बचे हैं। 13 मई से आपके एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले हैं। तो बेहतर तरीके से 15 दिन के धुआंधार तरीके से प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे यहाँ पे डिस्कस करूँगा। बहुत बेहतरीन तरीके से, तो बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। केवल आपको सुनना है, बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा। आपके टॉपिक को रिवाइज़ करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लासेस लेके आया हूँ, तो अच्छे तरीके से इनको अटेम्प्ट कीजिएगा और बेहतर तरीके से अपने एग्जाम को दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल रणथंभौर का किला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे हुए हैं, मैंने यहाँ पे ये नहीं लगाया कि किस एग्जाम में है। बहुत सारे क्वेश्चन में लगा हुआ है, लेकिन बहुत सारे मैंने नहीं लगाया है। आप ये मानिएगा सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होने वाला है? सवाई माधोपुर यहाँ पे आपका करेक्ट उत्तर होने वाला है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तो आइए देख लेते हैं रणथंभौर के बारे में। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा रणथंभौर दुर्ग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में आप सभी को पता है, रणथान देव चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अबुल फजल का यहाँ पे कथन है कि सब दुर्ग जो है वो नंगे हैं, जबकि ये दुर्ग जो है वो कैसा है? बख्तर बंद है। प्रवेश द्वार इसका क्या कहलाता है? नौलखा दरवाजा कहलाता है। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा कहलाता है। दुर्ग के अंदर जो दर्शनीय स्थल है उसमें हमीर की कचहरी, सुपारी महल, जोरा बोरा के महल, 32 खंभों की हमीर की जो छतरी वहाँ पे बनी हुई है, रनीहाड़ तालाब, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, लक्ष्मी नारायण मंदिर, पद्मला तालाब और 1301 में अलाउद्दीन खिलजी से यहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे फैक्ट किसके बारे में थे? रणथंभौर के बारे में। अगर आपको ये सारे फैक्ट याद हैं तो आपका रणथंभौर किले से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत दोस्तों नहीं हो सकता है। मेरा रिवीजन करवाने का पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिएगा, आराम से क्वेश्चन को सुनिएगा। जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ केवल आराम से सुनिएगा। आंसर नहीं भी आता है तो भी सुनिएगा। अगर पेपर में आया तो आपका क्वेश्चन वैसे ही सही हो जाएगा। मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है? तो ये चयन किया जाता है किसके द्वारा? तो ग्राम सभा के द्वारा। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में अगर बात करें तो 243 में पंचायती राज का उल्लेख कर रखा है, जिसमें 243 ए के अंतर्गत ग्राम सभा का उल्लेख है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो ग्राम सभा आपका यहाँ पे सही उत्तर इस प्रश्न का होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अशोका अष्टमी मनाई जाती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी, इस बार पटवार के पेपर में ये अशोका अष्टमी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी आपका यहाँ पे कौन सा होने वाला है? सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे से उद्गम से अंत तक की यात्रा करें, जहां से आपको पता है कि नागपाड़ अजमेर वाले क्षेत्र से लूनी नदी का उद्गम होता है ऊपर की तरफ, तो ये अजमेर वाला रीजन है। ऊपर की तरफ जाती है तो नागौर में, नागौर से फिर नीचे की तरफ आती है दोस्तों पाली में, और पाली वाले क्षेत्र से ऊपर जाती है जोधपुर में, जोधपुर से आगे जाती है बाड़मेर में, और बाड़मेर के बाद जालोर में होते हुए कच्छ के रण वाले क्षेत्र में चली जाती है। तो पहले तो अजमेर से उद्गम होता है, उसके बाद अगर बात करें उद्गम के समय इसको सागर मती के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें एक नदी मिलती है, तो उसको ध्यान रखिएगा वो नदी कौन सी वाली है, तो वो गुहिया है। तो पहले तो गुहिया नदी यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? गलत कर सकते हैं। अब आपका जो आंसर बनेगा वो किस टाइप से, उसको देखिएगा। ये सबसे पहले इसमें मिल गई। इसके बाद इस तरफ से जोड़ लगाते हुए कौन सी आती है? जोजुड़ी आती है। तो पहला तो अपना कौन सा? अजमेर। अजमेर के बाद कौन सा स्थान है? नागौर। नागौर के बाद थोड़ा नीचे पाली। पाली के बाद कौन सा है? जोधपुर। जोधपुर के बाद आगे बात करें तो बाड़मेर, और बाड़मेर से आगे बात करें तो जालोर वाले क्षेत्र में नदी जाती है। राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है जो 6 जिलों से जाती है। एक तो है चंबल, आप ध्यान रखिएगा, चंबल भी कितने 6 जिलों से जाती है। एक लूनी नदी 6 जिलों से जाती है, और एक बनास नदी 6 जिलों से। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि कितनी नदियां ऐसी है या कौन कौन सी नदियां जो 6 जिलों से जाती है। चंबल, लूनी और बनास जो है वो 6 जिलों से जाती है। तो सबसे पहले इसमें जो नदी मिलती है वो कौन सी? गुहिया। ध्यान रखिएगा, तो या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा। अगली बात करें तो जो अपनी अगली नदी इसमें मिलने वाली है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि एक नदी इसमें मिलेगी, वो कौन सी नदी है? तो वो नदी है दोस्तों कौन सी? बांडी नदी। तो एक नदी इसमें मिलेगी, कौन सी? बांडी। बांडी के बाद अगर बात करें तो सुकड़ी, और सुकड़ी के बाद बात करें तो कौन सी? जवाई। तो आपका यहाँ पे करेक्ट कौन सा होगा? तो 4 नंबर। उसके बाद आपका करेक्ट होगा 2 नंबर। उसके बाद बात करें 3 नंबर, और उसके बाद फर्स्ट। तो 4 2 3 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी 4 2 3 1 यहाँ पे करेक्ट रखना है। वीडियो प्री के पेपर में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुडा सम्मेलन से जुड़े थे? आप सभी को पता है कि मराठों के विरुद्ध एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था
भीलवाड़ा के हुडा में तो 17 जुलाई 1734 को इसका आयोजन किया गया। और आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जयपुर के राजा के द्वारा इसका आयोजन करवाया गया था और मेवाड़ के राजा इसमें क्या बने थे, अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। तो उसमें महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय नहीं थे, बाकी महाराजा जगत सिंह द्वितीय थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी, सवाई जय सिंह जिन्होंने ये सम्मेलन बुलाया था, और अभय सिंह यहाँ के थे। तो ए बी और डी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। इसके बारे में अच्छे तरीके से ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचिता RS 1995 में प्रश्न पूछा गया था। तो हीरालाल शास्त्री जो हैं इसके रचिता माने जाते हैं। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र रचना के साहित्य से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, अच्छे तरीके से दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो आपको पता है कि सूचना किसकी मिली, कोरोना की। तो आप ध्यान रखिएगा MD कोराणी जो है वो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर राजस्थान में नियुक्त हुए थे, इसके बारे में ध्यान रखना है। राजस्थान सूचना आयोग 2006 में जो आया था वो आपको अच्छे तरीके से पता होगा, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति पर राज्यपाल के द्वारा की जाती है। समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो समिति के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। समिति में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 6 मानी गई है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। राजस्थान के संदर्भ में पूछेंगे तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो नियुक्ति जो की जाती है वो 6 सदस्यीय समिति राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, जिसमें अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद में विपक्ष का नेता और राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं वो 6 लोग मिलकर बोलते हैं कि इस व्यक्ति को क्या बनाना चाहिए, तो इस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में। तो ध्यान रखिएगा मुख्यमंत्री इस समिति का अध्यक्ष होता है और ये 6 सदस्यीय समिति राज्यपाल को रिकमेंडेशन देती है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ध्यान रखिएगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फायरमैन 2021 के पेपर में प्रश्न पूछा गया और प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म RTDC के होटल का नाम और स्थान सुमेलित नहीं है? कजरी जो है वो उदयपुर में, मूमल जो है वो जैसलमेर में, खादिम जो है वो अजमेर में, डोला मारू जोधपुर गलत दिया हुआ है, कमेंट में लिख के बताइएगा डोला मारू जो है वो कहाँ पर है, RTDC की यह होटल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है कि मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2020 के पेपर का प्रश्न है। अस्थायी कार्यालय जो स्थापित किया गया था वो कहाँ पे? अजमेर वाले क्षेत्र में मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय जो है वो स्थापित किया गया था। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुए थे? तो आपको पता है कौन शहीद हुए थे? नानक भील का नाम तो दोस्तों आप सभी ने पता है, तो ध्यान रखिएगा नानक भील यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है। डाबी हत्याकांड के बारे में देखें तो 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। इकराम हुसैन जो पुलिस अधिकारी था उसने गोली चलाई और उसमें नानक भील और देवा गुजर शहीद हुए। नानक भील जो है वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए और नानक भील की याद में माणिक्यलाल वर्मा ने अर्जी गीत गाया था। तो अर्जी गीत का संबंध माणिक्यलाल वर्मा से है और डाबी हत्याकांड से है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। डाबी हत्याकांड 2 अप्रैल को हुआ, 10 से 2 अप्रैल ध्यान रखिएगा 1923 में, और इकराम हुसैन पुलिस अधिकारी की गोली से नानक भील शहीद हुए थे, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महाराजा मानसिंह की जो मृत्यु हुई थी वो आपको पता है, तो ये मृत्यु कहाँ पे होती है? महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु होती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। मिर्जा राजा मानसिंह की अगर मैं बात करूं तो मिर्जा राजा मानसिंह अकबर और जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं दोस्तों। अकबर ने फर्जंद या सौतेले बेटे की संज्ञा दी थी और मिर्जा राजा का मतलब होता है महान राजा, ये उपाधि इन मिर्जा राजा को दी गई थी। इनकी रानी कनकावती ने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण आमेर दुर्ग में करवाया था, ये आपको अच्छे तरीके से पता है। और मिर्जा राजा मानसिंह की मृत्यु इलीचपुर में हुई है 1614 ईस्वी में, जो कि इलीचपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कंप्लीट डिटेल किसके बारे में थी? तो मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में थी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिर्जा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी, ध्यान रखिएगा। फर्जंद या सौतेले बेटे की उपाधि भी इनको दी गई थी। मिर्जा राजा का मतलब महान राजा होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इनकी रानी का नाम कनकावती था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? पटवार के पेपर में प्रश्न पूछा गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 4th शिफ्ट में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था। वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में है, समिदेश्वर मंदिर चित्तौड़ में है,
रमा वैकुंठनाथ मंदिर पुष्कर में है, लेकिन लक्ष्मी नारायण मंदिर दिया हुआ है अलवर, जो कि गलत है। तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर अलवर में स्थित नहीं है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और ये मंदिर जो है वो जूनागढ़ दुर्ग, आपको पता होगा, वहाँ पर स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इसका तरुण राजस्थान के नाम से इसका संपादन फिर से शुरू हुआ था। तो नवीन राजस्थान समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ, उसका नाम था कौन सा, तरुण राजस्थान के नाम से। ये भी एग्रीकल्चर ऑफिसर के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा वाला है, तो आरोही क्रम आपको मैच करना है। तो आपको पता है कि सबसे लास्ट में कौन सा है, तो अजमेर। अजमेर किस में दिख रहा है, एक तो इसमें और इसमें दिख रहा है, इसमें। तो ऑप्शन नंबर 3 तो आपका आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद बात करें तो इस प्रकार से राजस्थान के मतलब विलय हुआ है। तो आपको पता है कि पहले आएगा कौन सा, टोंक। तो पहले तो आएगा टोंक, उसके बाद आपका उदयपुर, उसके बाद आएगा कौन सा, जैसलमेर, और उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। तो ए बी सी डी आपका यहाँ पे इस प्रश्न का कौन सा होने वाला है सही उत्तर, तो ए बी सी डी सही उत्तर होने वाला है। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। आपको पता है कि रियासती विभाग की स्थापना की गई थी, जो कि रियासतों का एकीकरण करने के लिए गठन किया गया था। गठन किया गया 5 जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सचिव कौन थे, तो वीपी मेनन इसके सचिव थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि सूजेस में डेटा दे रखा है। राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा है। दिन में पूछे तो 3144 दिन लगे थे, ये ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के 8वें अनुच्छेद में देशी रियासत को आत्मनिर्णय का अधिकार दिया गया था। 5 जुलाई 1947 को रियासती सचिवालय की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सचिव वीपी मेनन को बनाया गया था। रियासती सचिव द्वारा रियासतों के सामने स्वतंत्र रहने के लिए 2 शर्तें रखी गई कि आपकी जनसंख्या अगर 10 लाख है और आपकी अगर वार्षिक आय 1 करोड़ है तो आप स्वतंत्र अस्तित्व रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जिनकी आय 1 करोड़ और जनसंख्या 10 लाख नहीं थी। लेकिन उस समय राजस्थान की 4 रियासतें ऐसी थी जिनकी आय 1 करोड़ से ऊपर और जनसंख्या 10 लाख से ऊपर थी। कौन कौन सी, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जिनके पास हम ये बोल सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय और 10 लाख से ऊपर की ये बोल सकते हैं जनसंख्या थी। राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, कुशलगढ़, लावा और निमराना। राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया 1948 में प्रारंभ होती है और 1956 में 7 चरणों में पूर्ण हो जाती है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी किसके बारे में, एकीकरण के बारे में, जो बेसिक ओवरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित कीजिए। आपको बताना है अवरोही मतलब ऊपर से लेके नीचे। सारी बात करें तो सायरा की ऊंचाई कितनी है, 900 है। कितनी है दोस्तों, 900। डोरा पर्वत की बात करूं तो 869 मीटर ऊंचाई है। नाग पहाड़ की बात करूं तो 795 यहाँ की ऊंचाई है। बिलाली की अगर बात करें तो 775 जो है वो इसकी ऊंचाई है। तो आप अगर देखेंगे तो ये क्रम करेक्ट दिया हुआ है। तो ऊंचाई से लेके निम्न की तरफ ये क्रम आपको देखने को मिलेगा। बस लास्ट में जाके कौन सा, बिलाली पहले आ जाएगा और हम ये देखेंगे तो इस प्रकार से हमें ऊंचाई मिलने वाली है। तो नागपाड़ 795 है। अब क्रम कौन सा लगाना है, अवरोही क्रम लगाना है। इसका मतलब है कि अवरोही क्रम मतलब लास्ट में कम होते हुए। तो हम देखेंगे पहले नंबर पे सायरा, दूसरे नंबर पे डोरा पर्वत, तीसरे नंबर पे नागपहाड़, चौथे नंबर पे बिलाली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पे इस प्रश्न का कौन सा होने वाला है, सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी बताता है। एक तो अपनी राज प्रशस्ति विजयी बताती है, राज प्रकाश जो है वो विजय बताता है, जगदीश मंदिर प्रशस्ति विजय बताती है। उपरोक्त तो सभी आपका यहाँ पे सही उत्तर होने वाला ऑप्शन नंबर डी। हल्दीघाटी युद्ध के बारे में बात करें तो इसको अलग अलग नामों से दोस्तों जाना गया है। हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा गया है बदायूनी के द्वारा, बदायूनी ने कहा है कि यह गोगुंदा का युद्ध है। खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। मोलेला और लोसिंग का युद्ध कहा गया है मेवाड़ के इतिहासकारों के द्वारा। बादशाही बाग का युद्ध कहा गया है आशीर्वाद महोदय के द्वारा। जिहाद के युद्ध की संज्ञा दी थी किसने, आसफ खान ने। 6 नाम है और 6 ही नाम एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जा चुके हैं। यह आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है। गोगुंदा का युद्ध कहा गया हल्दीघाटी युद्ध को किसने, बदायूनी ने। इसी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है अबुल फजल ने। मोलेला और लोसिंग का युद्ध कहा गया है मेवाड़ के इतिहासकार के द्वारा। बादशाही बाग का युद्ध कहा गया है आशीर्वाद महोदय के द्वारा। और जिहाद का युद्ध कहा गया है आसफ खां के द्वारा। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो वो महाराजा कौन थे जिन्होंने अंततः संन्यास ले लिया था? वो महाराजा कौन थे? तो महाराजा, आपको नाम सुना होगा, महाराजा मानसिंह। तो महाराजा मानसिंह यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। पीड़ितों का पंछेड़ा गीत किसकी रचना है? हम सभी को पता है कि एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? विजय सिंह पथिक। और ध्यान रखिएगा, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कौन? तो विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। और आप ये बोल सकते हैं कि शेर ए राजस्थान, ये बोल सकते हैं शेर ए राजस्थान के रूप बोल सकते हैं राजस्थान का शेर वो कौन है? तो वो भी विजय सिंह पथिक को ही कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान का शेर अर्जुन लाल सेठी ने विजय सिंह पथिक को कहा है। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। मूल नाम क्या है इनका? भूप सिंह गुजर। जन्म हुआ था 24 मार्च 1882 को गुडावली बुलंदशहर यूपी में। माता कौन थी? कमला कौर। पिता कौन थे? हमीर। और इसके साथ ही पत्नी कौन थी? जानकी देवी। ये किनके अनुयायी थे? तो रास बिहारी बोस के अनुयायी। रास बिहारी बोस को भारत में उग्र क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि राजस्थान में उग्र क्रांति का जनक अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डिटेल थी किसके बारे में? विजय सिंह जी पथिक के बारे में। ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रेम विनोद नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो प्रेम विनोद नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना की गई है छत्रकुर्वी के द्वारा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के तहत बालिका जो राजस्थान से संबंध है जिनका जन्म, तो ध्यान रखिएगा जून 2016 के बाद की बात की गई है। तो जून 2016, तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाएं जो राजस्थान से संबंध है और उनका जन्म जून 2016 की तारीख के बाद हुआ है, वित्तीय सहायता के पात्र वो मानी जाती है। एसआई एग्जाम 2021 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया है। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दी हुई है नदियां और एक तरफ उनकी सहायक नदियां। बनास जो है वो कोठारी सहायक है। लूणी की सहायक कौन सी? सागी दी हुई है। काली सिंध की आहुई दी हुई है। और माही की वाकल, तो ये गलत है। माही की नहीं बल्कि साबरमती की कौन सी है? वाकल है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, जो कि गलत सुमेलित दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? वो जिला कौन सा है? जालोर। कौन सा है दोस्तों? जालोर, जिसमें महिलाएं न्यूनतम साक्षर है। आप ये याद रख सकते हैं, महिलाएं जाल में फंस गई, इस टाइप से याद रखिएगा, इसलिए अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाई। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्च न्यायालय द्वारा विशाखा गाइडलाइन का संबंध किससे माना जाता है? यह माना जाता है किससे? यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित माना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसआई 2021 के पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा, जो कि हमने पढ़ा था एक समिति की सिफारिश पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहले थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त अभी पढ़ा था हमने, एमडी कोरानी। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है मुख्य सूचना आयुक्त की? तो 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो एमडी कोरानी। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो देवेंद्र भूषण गुप्ता। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर, जिसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक किसको माना जाता है? अशोक परमार को। खानवा के युद्ध में मदद की थी राणा सांगा की, तो जागीर दी गई थी बिजोलिया की या उपरमाल की? किसको? अशोक परमार को। तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? बपंग तत् दिया हुआ है, सिंगी सुशीर दिया हुआ है, ताशा जो है वो अवनत दिया हुआ है, नड़ जो गन दिया हुआ है, तो ये गलत सुमेलित है। नड़ गन से सुमेलित नहीं होगा। कमेंट में लिख के बताइएगा किससे सुमेलित माना जाता है। एक तरफ दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में तो जल महल और दिए हुए, एक तरफ उनका स्थान दिया हुआ है कि ये वहां पर स्थित है। जूनागढ़ का दुर्ग जो है वो बीकानेर में, तो सी का 2 किस में है? सी का 2 4th में दिख रहा है और 2nd में दिख रहा है। इसके साथ जल महल की बात करें तो, और एक थंबा महल, तो एक थंबा महल कहाँ पर स्थित है? ये जोधपुर में। तो बी का फर्स्ट किस में है? तो बी का फर्स्ट आपको 2nd में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर होगा। और बात करें जल महल की, तो ये जयपुर के, तो ए का 3, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। ये पटवार के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। मानसिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो 1587 में मानसिंह को बिहार का सूबेदार दोस्तों नियुक्त किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रतिक्रमण चूर्णी ग्रंथ किस शैली से संबंधित है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि मेवाड़ शैली का प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? मेवाड़ शैली यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत
न्यूनतम है। तो नगरीय जनसंख्या की बात की गई है, यहाँ पे करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? दौसा। दौसा में नगरीय जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। एग्रीकल्चर ऑफिसर 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? शुष्क सागवान की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सा? तो अपना बांसवाड़ा आता है। बांसवाड़ा में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा का शुभंकर कौन सा है? जलपीपी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छप्पन का मैदान बाग है तो किस बेसिन का बाग माना जाता है? माही बेसिन का बाग माना जाता है। कौन सा? छप्पन का मैदान माही बेसिन का बाग माना जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से झीलों का कौन सा युग्म जल भराव की या सेम की समस्या से ग्रसित है? तो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। सर्वाधिक सेम की समस्या कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। गंगानगर को राजस्थान में अन्न का कटोरा या अन्न के भंडार के रूप में जाना जाता है, और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र में कपास और चावल की खेती सर्वाधिक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हनुमानगढ़ और दोनों ही सेम की समस्या से ग्रसित है, लेकिन हनुमानगढ़ में सेम की समस्या ज़्यादा पाई जाती है। नवलखा झील कहाँ पर स्थित है? तो नवलखा झील बूंदी में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बूंदी में स्थित है। नवाबों की नगरी टोंको कहा जाता है। सवाई माधोपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे रणथंभौर अभ्यारण्य वाला क्षेत्र आता है। झालावाड़ जो है इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? नागपुर। संतरों के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट पूछा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर एवं झुंझुनू किस जिले किस में आते हैं? तो बाड़मेर और झुंझुनू जो आते हैं वो BSHW सवाना तुल्य में आते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई थी? ध्यान रखिएगा 2010 में राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति जो है वो दोस्तों घोषित की गई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं कहाँ पे? नगरी में। कहाँ पे दोस्तों? नगरी में नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? वो केयर टेकर गवर्नमेंट किसकी थी? तो टीकाराम पालीवाल जी का नाम आपने सुना होगा। उनकी सरकार काम चलाऊ सरकार के रूप में इसके विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लूणी नदी के बारे में बात करें दोस्तों तो प्रदूषण का मुख्य कारण माना जाता है कौन सा? रंगाई एवं छपाई उद्योग। नाग पहाड़ अजमेर वाले क्षेत्र से लूणी नदी निकलती है, 6 जिलों में प्रवाहित होती है। जालोर वाले क्षेत्र में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र रेला के रूप में जाना जाता है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो लूणी नदी के जल प्रदूषण का कारण क्या है? रंगाई छपाई उद्योग जल प्रदूषण का मुख्य कारण दोस्तों माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सूरा घाट और शिवपुर घाट कहाँ पर अवस्थित है? तो सूरा घाट और शिवपुर घाट जो स्थित है वो मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे? तो अरावली को 3 भागों में ऊंचाई के आधार पर बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। उसमें मध्य अरावली में सूरा घाट और शिवपुर घाट अजमेर वाले क्षेत्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। जैन विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ जो स्थित है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि ढटकी, थाली और खेराड़ी उपबोलियां राजस्थान की किस बोली से संबंधित है? एग्रीकल्चर ऑफिसर 2020 के पेपर में पूछा गया। मारवाड़ी बोली से संबंधित मानी जाती है ढटकी, थाली और खेराड़ी। एक थाली या थली क्षेत्र भी आता है, वो मारवाड़ वाले क्षेत्र में आता है, उससे भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि के रूप में किसको माना जाता है? मेघराज मुकुल जी का नाम आपने सुना होगा, तो इसके बारे में भी ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान के कवियों में नवजागरण के प्रथम कवि जो माने जाते हैं वो मेघराज मुकुल को आप करेक्ट कर दीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र अभी पढ़ा था हमने, तो हीरालाल शास्त्री यहाँ पे आपका सही उत्तर होने वाला है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी? ध्यान रखिएगा राजपूत या राजपूताना गजर जो है उससे संबंधित मानी जाती है, कौन? मोती बेगम। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट पूछा है कि मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारण नहीं है, तो मानव जनित कारण नहीं है उसमें कौन सा? अल्प वर्षा है। बाकी मानव अति पशुचारण करता है, ये मानव जनित है। भूमि उपयोग में परिवर्तन मानव जनित है। नगरीकरण मानव जनित है, लेकिन अल्प वर्षा मानव जनित नहीं मानी जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद के बारे में अगर बात करें तो उन्होंने कन्हैयालाल सेठिया को कहा है, जबकि सामान्य रूप से मोहनोत नैंसी जो है वो राजस्थान के अबुल फजल के रूप में जाने जाते हैं। राजस्थान के किस स्थान से पूरा पाषाणकालीन युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो बानगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? बानगढ़ से प्राप्त हुए, इसके बारे में भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है चांद खा का संबंध जो माना जाता है वो किससे? तो रस मंजरी से माना जाता है। किससे दोस्तों? रस मंजरी से माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो चांद खा जो है
इसकी बात करें तो स्वर सागर, ध्यान रखिएगा, स्वर सागर से माना जाता है। अगर बात करें किसकी, तो पुंडरीक पुंडरीक विट्ठल की बात करें तो रस मंजरी पुंडरीक विट्ठल से संबंधित मानी जाती है। तो इसी से पता चल रहा है ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे सही उत्तर। इनको ध्यान रखिएगा, ये बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, मांडो की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा कि मांडो की पाल, फायरमैन 2021 के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया है। आप इसका कमेंट में लिख के बताइएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।